और अब देखते हैं कि किस प्रकार पुनर्जागरण की वजह से जो महिलाएं थीं उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया और उनकी समाज से क्या आकांक्षाएं थी। कुलीन परिवार के लोगों ने अपने बेटों को पारिवारिक व्यवसाय या सार्वजनिक जीवन में अपना स्थान लेने के लिए शिक्षित किया। अक्सर विवाह जो किया जाता था उसका उद्देश्य होता था व्यवसायिक गठजोड़ को मजबूत करना। यदि पर्याप्त दहेज नहीं होता था तो बेटियों को नन समझते हैं ना, जो हमने पिछले अध्याय में भी किया। बेटियों को नन बनने के लिए मठों में भेज दिया जाता था। जाहिर है महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका भी सीमित ही होती होगी और उन्हें केवल घरों की देखभाल के लिए कहा जाता था। मगर कभी कभी पत्नियां व्यवसायों की देखरेख भी करती थी जब पुरुष सदस्य किसी बाहर काम पर जाते थे। पर बच्चों, धीरे धीरे मानवतावादी शिक्षा की वजह से कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक और संवेदनशील हो गई थीं और उन्होंने इस संवेदन को और इस मानवतावादी विचार को अभिव्यक्त भी किया। जैसे वेनेशियन कैसेंड्रा थी, उन्होंने महिलाओं के लिए आज़ादी मांगी। और बच्चों, मानवतावाद पर आपके क्या विचार हैं और आप इस मानवतावाद को यथार्थवाद के साथ इस 21वीं शताब्दी में कैसे संबंधित कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आप इस मानवतावाद को यथार्थवाद से संबंधित कर सकते हैं, वो भी 21वीं सदी के अनुसार। मानवतावादी जो कि मानव की अवधारणा से संबंधित है, यथार्थवादी जब आप मानव की भावनाओं को या मानव से जुड़े रस को, आपने हिंदी में 9 रस अवश्य किए होंगे, तो आप वो 9 रस को किस तरह से चित्रित कर सकते हैं और उसको यथार्थवाद का रूप कैसे दे सकते हैं। अब देखते हैं कि पुनर्जागरण ने मानव की नई अवधारणा में कैसे योगदान दिया। फ्रांसेस्को बारबेरो ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उस समय के अच्छे शिष्टाचार की बात कही गई। जैसे शिष्टाचार आप सब अपने परिवार से, आप सब अपने स्कूल में ज़रूर सीखते हैं। जैसे सबके साथ विनम्रता से बोलना चाहिए, अच्छे ढंग के कपड़े भी पहनने चाहिए और इसके साथ साथ जीवन के लिए एक कौशल सीखना बहुत ज़रूरी है। चित्रकारों ने इतालवी कला को यथार्थवादी रूप किस प्रकार प्रदान किया, चलिए देखते हैं। माइकल एंजेलो, यह इटली के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। उनके बनाए चित्रों में द लास्ट जजमेंट तथा द फॉल ऑफ मैन विशेष उल्लेखनीय हैं। रफेल, इन्होंने मैडोना का चित्र बनाया। रफेल की चित्रकारी का सर्वश्रेष्ठ नमूना था मैडोना का चित्र। अगले हैं थॉमस मोर, यह उच्च कोटि के साहित्यकार थे और इनकी कृतियों में यूटोपियनिज्म का विशेष उल्लेख किया गया है। इसमें तत्कालीन समाज की कुरीतियों पर भी व्यंग्य किया गया। अगले थे मैकियावेली। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। इनकी रचना द प्रिंस में उन्होंने एक नए राज्य के स्वरूप की कल्पना की है। अगले हैं लियोनार्डो दा विंची, यह इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके चित्रों में द लास्ट सपर और मोनालिसा बहुत प्रमुख है। चित्रकार होने के अतिरिक्त यह एक उच्च कोटि के मूर्तिकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, गायक और कवि भी थे। यहाँ पर आप देखिए बच्चे कि एक कला नहीं है, विभिन्न कलाओं का सामंजस्य है। किस तरह से वह एक मूर्तिकार भी थे, एक दार्शनिक भी थे, एक वैज्ञानिक भी थे और एक गायक भी थे, कवि भी थे। अगले देखते हैं, अगले हैं गुटेनबर्ग। जर्मनी निवासी गुटेनबर्ग ने यूरोप में छापेखाने का आविष्कार किया और बाइबल इन्हीं के द्वारा मुद्रित सबसे पहली पुस्तक थी जो कि 1465 ईस्वी में प्रकाशित की गई। गैलीलियो, यह इटली के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इन्होंने दूरबीन की सहायता से नक्षत्रों के संबंध में अनेक तथ्यों का पता लगाया, जिसको हम और भी इलैबोरेट फॉर्म में अगले सत्र में करेंगे। कोपरनिकस एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। खगोलीय पिंडों के परिभ्रमण से परे
इन्होंने इन विषयों पर चर्चा की। कोपरनिकस ने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। बच्चों, आपने सोलर सिस्टम के बारे में जो है अपने क्लास 6 में, कक्षा 6 में ज़रूर पढ़ा होगा, और यह सिद्धांत आपने वहाँ पर अच्छी तरह से समझा होगा कि किस तरह से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके बाद दांते, यह इटली के एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने लैटिन भाषा में अपनी पुस्तकें लिखी, जिनमें डिवाइन कॉमेडी विशेष उल्लेखनीय है, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी कविताओं का भी संकलन किया। अगले हैं फ्रांसिस बेकिन। यह पुनर्जागरण काल के अंग्रेजी राजनीतिज्ञ और साहित्यकार थे। इन्होंने उच्च कोटि के निबंधों की भी रचना की।